आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 की साइंस के चैप्टर्स को। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास के एक चैप्टर को कर लिया हुआ है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। ओके, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ओके, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे चित्र आप लोगों को दिया गया है, इसमें आप लोग यहाँ पे पहचान सकते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, वो किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं। वो पदार्थ क्या हो सकते हैं? कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज इत्यादि। ठीक है, आगे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे, एक रीडिंग करेंगे। ओके, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ये सब तो हम लोग क्लास में नहीं ले जा सकते ना, तो ये हम लोग सोच सकते हैं। तो इन सभी का लिस्ट बनाने के लिए इसमें कहा गया है, जो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे देखना है, पढ़ना है। ठीक है, सो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिनमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ये हमारा क्रियाकलाप 1 हो गया। क्रियाकलाप 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। तो ये सब जो भी है वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है, इसमें देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि वस्तु या प्लेट दिया हुआ है, तो ये किस पदार्थ से बना है? तो इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से या फिर अन्य कोई चीज़ों से। पेन जो है प्लास्टिक से या धातु से, इन सब चीज़ों से बना होता है। तो ये सब एक सारणी में पूरा करना है, जो एक क्लास वर्क है। तो आप लोग यहाँ पे सीधे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, क्लास वर्क है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि कुछ भी छूट ना पाए। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। यहाँ पे ये वाला चीज़। ओके, अब आगे देखते हैं।
अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं। उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग में से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है? तो इस चैप्टर में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो इसको ऐसे दिया गया है कि किसी भी वस्तु को देखिए, उसको सोचिए वो किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत इजी होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। सो हम लोग यहाँ पे पदार्थ के बारे में इतना जान गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पदार्थ के गुण के बारे में, है ना, पदार्थ के गुण से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा, है ना? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ अपने गुण के हिसाब से ही बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक गिलास है तो उसको हम लोग कपड़ा से तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रखना है, पानी रखना है, तो उसको तो कपड़े से नहीं बना सकते। तो वही दिया है कि ऐसा सोचना भी हास्यास्पद प्रतीत होता है। ठीक है, तो अपने गुण के हिसाब से सभी पदार्थों का कोई भी वस्तु का जो निर्माण करना होता है उस हिसाब से उसको किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थों के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पदार्थों के गुण के बारे में। यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है कि ये लड़की यहाँ कपड़े में पानी डालने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बुद्धिमानी का प्रमाण नहीं है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि गिलास को क्या चीज़ से बनाया जाए ताकि वो पानी को रोक सके। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग आगे इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है गुण आपको दिखाया गया है दिखावट। क्या है? दिखावट। ठीक है, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। सो आगे आपको एक और क्रियाकलाप दिया गया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, विभिन्न पदार्थों जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि ये द्युतिवान है अथवा नहीं। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे धातु और धातु के बारे में जानना है आगे। ठीक है, इसीलिए ऐसा एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को रीडिंग करना है। ठीक है, देखना है यहाँ पे कि क्या है। क्लास 6 में जो भी है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे वो भूल गए हैं, तो अभी हम लोग फिर से बुक को पढ़ रहे हैं। ओके, सो आइए देखते हैं आगे क्या है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वो प्रायः धातु होते हैं। द्युति मतलब चमक बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। यहाँ पे पॉइंट देखने वाला है, क्या क्या है इसको ध्यान में रखना है। अपने चाहे तो नोट्स भी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है।
जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। ठीक है, तो इसमें धातु का पहला गुण क्या बताया गया है कि जिसमें चमक हो, है ना, तो वो धातु कहलाएगा। जैसे कि धातु में ये हो गया लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना इत्यादि सब धातु का उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बोलेंगे, अगला गुण है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थों अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। तो यहाँ पे कठोरता के हिसाब से बताया गया है कि आपको कोई भी वस्तु लेना है तो उसको अपने हाथ से दबा के देखना है। फिर यहाँ पे एक ये भी बताया गया है कि एक चाबी से सबको खरोच के देखना है। तो इसमें जो आसानी से संपीड़ित हो जाता है, आपके हाथ से दब जाते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कोमल पदार्थ कहलाएंगे। और जो आसानी से नहीं दब पाते हैं, जो उसको खरोचने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो वो सब कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो हम लोग दिखावट वाले गुण में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, पदार्थ कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिखावट में जैसे कि हम लोग उसका चमक, द्युति देख के, कठोरता है देख के, खुरदुरा है, ये सब देख के बता सकते हैं। ठीक है, चिकना है, ये सब देख के बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको दिखावट के गुण के अंदर में लाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, विलय अथवा अविलय। इसमें आपको अगला क्रियाकलाप 4 दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप 4 को देख लेते हैं क्या है। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोरित कीजिए, मतलब मिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसमें समझाने की तो ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया गया है कि कुछ वस्तु लीजिए, ठीक है, उसको आप यहाँ वस्तु का तो वर्णन किया है, उसको जल में मिलाइए और देखिए कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। अगर नमक को मिलाया जाएगा जल में तो क्या हो जाएगा? तो लुप्त हो जाएगा। चीनी को भी मिलाया जाएगा तो लुप्त हो जाएगा। बालू को मिलाया जाएगा तो वो तो लुप्त नहीं होगा, वो ऐसे ही नीचे बैठ जाएगा। चौक पाउडर भी मिल जाएगा थोड़ा, लकड़ी का बुरादा भी नीचे बैठ जाएगा, भी मिक्स नहीं होगा। ठीक, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है आगे देखिए। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। ठीक है, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाते हैं, मिलने का दिखते नहीं है, उसको जल में विलय है, मतलब सॉल्यूबल है। ठीक है, मिल जाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। मतलब कि कोई पदार्थ है जो जल में मिला रहे, मिक्स करें चम्मच से खूब ऐसे गोल गोल घुमा के, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, नीचे जम जा रहा है, तो ऐसे पदार्थ है जल में अविलय कहलाता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ओके, चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या अन्य द्रव जो होते हैं जल के तरह ही वो जल में मिक्स हो जाते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको क्रियाकलाप 5 को देखना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं। क्रियाकलाप 5 में क्या कह रहा है? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोरित कीजिए, मतलब मिक्स कीजिए। विलोरित मतलब यहाँ इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो बहुत सारा हम लोग द्रव लिए हैं, लिक्विड लिए हैं, उसको जल के साथ मिलाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो वो जो लिक्विड सब है वो जल में मिक्स होते हैं या नहीं। तो हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे मिक्स होते हुए। इसके आगे पढ़ते हैं क्या है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए।
हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे द्रव को लेके हम लोग मिक्स किए थे, तो इसका यही निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ मिश्रित हो जा रहे हैं, कुछ मिश्रित नहीं हो जा रहे हैं, कुछ को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो एक परत बना ले रहे हैं जल के ऊपर। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको सारणी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसे सिरका है तो ये भली भांति मिश्रित हो जाएगा जल में, नींबू का रस भी भली भांति हो जाएगा। इन सरसों का तेल होगा नहीं होगा ना, क्योंकि तेल तो ऊपर जल के ऊपर तैरते रहता है। नारियल का तेल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ आया? इसके आगे देखिए क्या है ये वाला। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। ये बूझो है, ये बोल रहा है कि अगर जल में जो चीज़ मिश्रित नहीं होती है तो क्या किसी अन्य चीज़ में मिश्रित हो सकती है। ठीक है, और ये जो पहेली है ये बोल रही है कि क्या गैस भी जल में मिक्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि कुछ गैसें जो होती है वो जल में मिक्स हो जाती है लेकिन कुछ नहीं होती है। जैसे कि जैसे ऑक्सीजन गैस है तो ये पानी में भी थोड़ी मात्रा में ऐसे घुली होती है ना। पानी में घुली होगी तभी तो वहाँ जो जीव जंतु होते हैं पानी में जो रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गया, ये सब जो होते हैं वो पानी से ही अपना ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें मिक्स रहता है तभी ले पाते हैं ना। सो आइए आगे देखते हैं क्या है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा ही होगा। इनमें से कुछ पदार्थों जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। हमने अभी क्रियाकलाप में देखा है, क्रियाकलाप 4 और 5 में, जिसमें देखा है कि उसमें लिक्विड है और जो भी ठोस है वो जो जल में नहीं मिश्रित हुए हैं तो कुछ जो है ऊपर आके तैरने लगते हैं। ठीक है, कोई नीचे ही डूब जाते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक आपको फिगर दिया हुआ है, ये इसमें देखिए जल में डूबती तथा तैरती वस्तुओं का कुछ उदाहरण दिया गया है। आगे इसको हम देखते हैं। अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए थे, क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियाँ, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो इन सब को सोच कर बताइए कि क्या इसमें से क्या जल में डूब जाता होगा, क्या जल के ऊपर तैरते रहता होगा। ओके, आगे देखिए। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूबते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? सो ये आप लोग अपने समझ के द्वारा ये आप कर सकते हैं, है ना। आप लोग को भली भांति पता होगा जल में क्या डूब सकता है, जल में क्या नहीं डूब सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बस पढ़ना था। आगे हम लोग देखते हैं पारदर्शिता। पदार्थ का अगला गुण हम लोग देख रहे हैं पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पारदर्शी पदार्थ को बताने के लिए यहाँ पे आपको एक गेम का उदाहरण दिया गया है, लुका छिपी का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मतलब जैसा वैसा वस्तु जिससे आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक प्लास्टिक का शीट मान लीजिए ट्रांसपेरेंट हो, है ना, उससे आर पार अगर हम लोग देख सकते हैं, या फिर शीशा हो गया, वो सब क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि ये पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो यह पॉइंट आपको लिखने वाला हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है। चित्र 2.7 में कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक
पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण में क्या क्या दिया हुआ है, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। ओके, आगे देखिए, प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच तथा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तभी तो हम लोग यहाँ पे बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे चॉकलेट है तो यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ है, तभी तो आदमी खरीदने आएगा, है ना। तो ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, पारदर्शी पदार्थ के। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ का उल्टा होगा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी है तो वैसा हो जाएगा जिनसे होकर हम लोग कुछ नहीं देख पाएंगे, कोई चीज़ नहीं देख पाएंगे, वो अपारदर्शी होगा। ओके, आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है ना। अगर कोई लकड़ी का बॉक्स रखा है, ठीक है, और बोला जा रहा है बताओ इसमें क्या है ना, तो हम लोग बता पाएंगे नहीं ना, क्योंकि वो पारदर्शी है ही नहीं। वो लकड़ी के भीतर हम लोग कैसे देख लेंगे, हम लोग के पास ऐसे आँख तो है नहीं, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, अंतर्यामी वाला इसको कह सकते हैं। सो ये सब क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ। ओके, आगे देखिए क्या है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि कोई चीज़ पारदर्शी है या अपारदर्शी। एक और क्रियाकलाप यहाँ पे हम लोग के सामने आ गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है पारभासी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप एक कागज़ लीजिए और उस कागज़ से हम लोग लाइट को ऐसे बाहर के पीछे से ऐसे देखते हैं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन जब हम लोग उसमें तेल की बूंदें डाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लगता है ना, लेकिन अच्छे से पूरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं थोड़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई दे, वैसे इसको क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग भोजन के घटक वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, जिसमें वसा का परीक्षण के लिए ऐसे वस्तु को कूटा गया था कागज़ पे, तो वहाँ से वसा निकला था। तो वो भी क्या कहलाएगा, पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो ये आप लोग सोचिएगा कि और क्या क्या हो सकता है पारभासी में। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांट सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग को निकला कि पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग इसके आधार पर भी कर सकते हैं, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में। आगे देखते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया गया, ये हम लोग बचपन में से चाहे अभी भी आप लोग मोबाइल का जो फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पे जब उंगली रखिएगा तो ऐसा ही फील होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को क्या पता चलता है, जो आपका हाथ जो है, हाथ का उंगली या फिर हाथ ये है, वो किस कैटेगरी में आएगा, पारदर्शी, पारभासी या फिर अपारदर्शी। यहाँ पे आगे देखिए क्या है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, सभी पदार्थ एक दूसरे से अलग दिखते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा कि कोई पदार्थ जल में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है ना, विलय और अविलय के बारे में, है ना। ये जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, और हम लोगों ने देखा कि कौन से पदार्थ जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं।
है ना। यहाँ पे हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें जो पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। आगे है थोड़ा सा बस, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो इसका और भी फ़ायदा यह होता है समूह में बांटने का कि इसका अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे हम लोग अच्छे से, और इसको हम लोग जो है आगे वाली क्लास में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आपका लास्ट है, कुछ प्रमुख शब्द है जैसे कि कठोर है, अविलय है, द्युतिमय, देखिए यहाँ पे द्युतिमय मतलब चमकीला, पदार्थ, धातु के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, अपारदर्शी के बारे में, रुक्ष मतलब खुरदुरा पढ़ा है, विलय, पारभासी, पारदर्शी। तो इतना हम लोगों ने आज ये पढ़ा है। ठीक है, आगे इसके है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज जो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। सो मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।